प्रिय विद्यार्थियों, आज की कथा वार्ता एक ऐसे राजा की है जो सकुशल राज्य तो कर रहा था, लेकिन न जाने इस रात ऐसा क्या हुआ कि सुबह होते ही राजा राजपाट छोड़ देता है। राज्य की सारी जिम्मेदारी वो अपने मंत्री को दे देता है और जंगल चला जाता है। आप समझ सकते हैं, जो राजा अपना राज्य सकुशल चला रहा हो, जिसकी कोई शिकायत न हो, जिससे किसी को कोई कठिनाई न हो, अगर वह राजा एकाएक ऐसा निर्णय लेता है, राज्य छोड़कर जंगल चला जाता है, तो उस नगर की क्या स्थिति हुई होगी, उस राज्य की क्या स्थिति हुई होगी। सारा नगर, सारा राज्य जंगल में इकट्ठा हो गया है। सभी राजा से कह रहे हैं कि आपने ऐसा निर्णय क्यों ले लिया, आपसे ऐसा क्या हो गया कि आपने रातों रात निर्णय लेकर के राज्य छोड़ दिया। ऐसी कोई बात ही नहीं, हम सभी प्रसन्न थे, सुखी थे आपके राज्य में। यह आपने ठीक नहीं किया, हम लोगों के हित में नहीं किया। ऐसी क्या गलती हुई आपसे जिसका प्रायश्चित करने के लिए आपने ऐसा किया। इस तरह की तमाम बातें राज्य के लोग करते हैं। राजा सबकी बात सुनता है, लेकिन समझा बुझाकर उन्हें लौटा देता है। बस राजा और रानी दो ही लोग जंगल में हैं, बाकी सब लोग लौट आए हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक रहता है, लोगों का आना जाना लगा रहता है, राजा की व्यस्तता रहती है। लेकिन जब धीरे धीरे बातें सामान्य हो जाती हैं, राजा को खालीपन महसूस होने लगता है। अब उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, उससे समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। एक दिन उसका बचपन का साथी, बचपन का मित्र उससे मिलने आता है, तो राजा उससे अपने खालीपन की बात करता है। कहता है कि समय नहीं कटता है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ। तुम्हें तो व्यापारिक गतिविधियों का अनुभव है, तुम्हें देश दुनिया की जानकारी है, मुझे कुछ सलाह दो जिससे मेरा समय भी कट जाए और कुछ लाभ भी हो सके, जिससे मैं अपने को बोझ न समझूं। मित्र राजा से कहता है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, आप तो राजा हैं, ये आपकी मर्जी है कि आज आप जंगल में हैं, कल फिर आप आ सकते हैं, राजा की कुर्सी पर बैठ सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, और कुछ करना आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप तो राजा हैं। राजा बनने में और राजा पैदा होने में बड़ा अंतर है। आप तो जन्म से राजा हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। वह राजा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राजा उससे कहता है कि तुम मुझे समझाओ मत, मुझे तुम भरमाओ मत, मैंने जो कहा है उस पर विचार करो और कोई रास्ता निकालो। अब उसके मित्र के मन में चाहे जो हो, वो हार बीत कर राजा से कहता है, ठीक है, ये तो जंगल है, यहाँ ऐसा कुछ किया भी तो नहीं जा सकता, लेकिन आप नहीं मान रहे हैं तो मैं कुछ मेमनों की व्यवस्था कर देता हूँ। उन्हीं के साथ घूमने, खेलने, उनको चराने, खिलाने पिलाने में आपका समय बीत जाएगा और उनकी संख्या बढ़ने से लाभ भी हो जाएगा। पहले तो राजा को यह सलाह अच्छी नहीं लगती है। कहाँ राजा और कहाँ इन मेमनों के साथ रहने वाला भेड़िहार। स्थिति बड़ी विचित्र है। फिर भी राजा के भी दिमाग में यह बात है कि यह जंगल है और इसे मैंने ही स्वीकारा है, किसी ने मुझे भेजा तो नहीं है, यहाँ इसके अलावा और हो भी क्या सकता है।
राजा मान जाता है और इसके लिए अपने मित्र को स्वीकृति देता है। उसका मित्र मेमनों की व्यवस्था कर देता है। अब राजा उन्हीं के साथ लगा रहता है। समय बीतने लगता है, राजा प्रसन्न है, किंतु दिक्कत एक सामने आ रही है कि इन मेमनों की वंश वृद्धि नहीं हो रही है। मेमने तो बड़े हो गए, लेकिन उनकी वंश वृद्धि नहीं हो रही है, बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, और जो पैदा हो रहे हैं वे भी मर जा रहे हैं। राजा को ऐसी उम्मीद नहीं थी, राजा ने कभी ऐसा नहीं सोचा था। उसने तो सोचा था कि बस दिन बीतने की देरी है, मेरे पास मेमनों की फौज हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और जब ऐसा नहीं हो पाया तो राजा निराश रहने लगा। फिर एक दिन उसका मित्र आता है और उसे लगता है कि लगभग 1 वर्ष होने को हैं, चलूं, मैंने राजा की सुध नहीं ली, चलकर राजा का हाल चाल लूं। उसके मन में होता है कि राजा के पास तो मेमनों की फौज हो गई होगी, अब बहुत मेमने हो गए होंगे। राजा की सोच के अनुसार रिजल्ट निश्चित आया होगा। लेकिन जब वो यहाँ आता है, देखता है कि जितने बच्चे छोड़कर आया था वे बढ़ तो गए हैं, लेकिन उनकी संख्या और भी घट गई है। उनकी संख्या उतनी नहीं रह गई जितनी वो उनके पास छोड़कर आया था। उसने राजा से कहा, यह क्या, यह तो बड़ी विचित्र स्थिति है। मैं तो समझता था कि यहाँ मेमनों की फौज खड़ी हो गई होगी, और यहाँ तो जो मैंने भिजवाया था उससे भी संख्या घट गई है। राजा कहता है, यही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन जो सत्य है वो बस इतना ही है। अगर यह सत्य नहीं होता तो तुम क्या समझते हो, मुझे राजपाट छोड़कर जंगल में आना होता? आखिर मैं जंगल में क्यों आया? जरूर इसके पीछे कोई न कोई कारण रहा होगा, भले ये किसी को पता नहीं है। खैर छोड़ो, आगे क्या किया जाए यह बताओ। बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, तुम ही कुछ बता सकते हो। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो, मेरी सभी चीजें लगभग जानते हो। राजा का मित्र कहता है कि राजन, धैर्य रखिए, अभी धैर्य से काम लेने का समय है। एक बार फिर हम उसी तरह शुरुआत करेंगे जैसे पिछली बार किए। और वह राजा को अपनी योजना के अनुसार फिर वही व्यवस्था देता है, फिर मेमनों की व्यवस्था करके भेजता है। राजा पहली भांति ही इस बार फिर पूरे मनोयोग से लगता है। समय के साथ परिणाम आता है। इस बार पहले जैसी स्थिति नहीं है। इस बार मेमनों की संख्या बढ़ी है। जितने मेमने आए थे उनके 1.5 गुने हो गए। और इस बार जब उसका साथी आता है तो राजा को राय देता है, राजन, थोड़े और धैर्य की जरूरत है। वैसे तो जो आप कहें मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तो चाहूँगा कि आप थोड़ी और प्रतीक्षा करें और इन्हीं के साथ एक बार और लगे। राजा कर भी क्या सकता था, उसने मित्र की राय स्वीकार कर ली और पुनः अपनी उसी दिनचर्या में लग गया। लेकिन इस बार चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हो गया? इस बार मेमनों की संख्या इतनी बढ़ी कि राजा भी हतप्रभ रह गया। और जब उसका दोस्त आता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। उसने जो कल्पना की थी वो कल्पना आज साकार है। उसने राजा से कहा, राजन, अब आपके बुरे दिन लग गए, अब आपके अच्छे दिन लौट आए हैं। समय आपके साथ है, आपकी परीक्षा पूरी हुई। अब आप चलिए पुनः राजपाट संभालिए। वहां मंत्री आपके लिए बेचैन है, जनता आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। चलिए मेरे साथ चलिए। अभी राजा और उसके मित्र की बात हो ही रही थी, तब तक पूरा दरबार वहां हाजिर है। राजपुरोहित साथ है। राजपुरोहित कहता है, राजन, आज रात मेरे स्वप्न में आपके कुल देवता आए थे और उन्होंने कहा जंगल में जाकर राजा से अनुनय विनय करो। अब राजा के जंगल में निवास का समय समाप्त हो गया है, उन्हें हर हाल में ले आओ।
सिंहासन पर बैठना राजा का बहुत जरूरी है। अब वह समय आ गया है जब राजा सिंहासन संभाल ले। और हम सभी आपको लेने आए हैं, चलिए। राजा वापस आता है और पुनः राजगद्दी पर बैठता है, लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा परिपक्व है, पहले से ज्यादा गंभीर है, धैर्यवान है, अनुभवी है और कुशल प्रशासक होकर राज्य करता है। प्रिय विद्यार्थी, कारण आप समझ रहे होंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि जंगल में जाकर राजा ने जो अनुभव प्राप्त किए वह जन सामान्य का कष्ट, उसकी समस्याएं, उसकी अड़चनें, उनका दुख तकलीफ अब ठीक से समझ सकता है, क्योंकि इन चीजों से वो जंगल में रूबरू हुआ है। उसने जंगल में इन चीजों का अनुभव किया है। कहा भी गया है कि अनुभव करने से होता है, मात्र सुन लेने से, जान लेने से, पढ़ लेने से अनुभव नहीं होता। सुरखरू होता है आदमी ठोकरें खाने के बाद। आदमी का तेज, आदमी के अंदर जो चीज है वो ठोकरे मतलब अनुभव के बाद ही वो परिपक्व होता है, अनुभव के बाद ही वह निखरता है, अनुभव के बाद ही वह उन चीजों का प्रॉपर उपयोग करता है। आप सोच सकते हैं राजा का जंगल में जीवन बिताना और उन विषम परिस्थितियों में इस रिजल्ट का आना जो रिजल्ट बाद में आया है। यहाँ तो राजमहल में राजा है जो कह देता है, या यूं कहूं कि जो उसके मुंह से निकल जाता है वही रिजल्ट होता है। और वहां जंगल में परिस्थितियां दूसरे तरह की हैं। आपने देखा पहली परिस्थिति में राजा कितना निराश है, दूसरी स्थिति में थोड़ी आशा उसको बचती है और तीसरी स्थिति में रिजल्ट उसके पक्ष में आता है। तो जीवन में विषम परिस्थितियों का आना भी उतना ही आवश्यक है जितना सम परिस्थितियों का। केवल सम परिस्थितियां या केवल विषम परिस्थितियां झेलकर पूर्ण नहीं हुआ जा सकता। राजमहल और जंगल दोनों का अपना अनुभव है, अपना आनंद है, अपना महत्व है। जीवन में उतार चढ़ाव आवश्यक है। समानांतर जीवन नीरस होता है, अर्थहीन होता है। उसमें आप अपना मूल्यांकन नहीं कर सकते, अपनी क्षमता को पहचान नहीं सकते और न ही उसका सही उपयोग कर सकते। यह प्रकृति की व्यवस्था है। जो आप में है वही आपका है। मेरी बात पर गौर करें आप। जो आप में है वही आपका है और उसे बाहर निकालने का कार्य भी आपका ही है। लेकिन हाँ, अनुकूल परिस्थितियों में जब उसका मतलब हो, जब उसकी जरूरत हो, जब उसकी आवश्यकता हो, और यह तय भी आपको ही करना है जो आपके अंदर जीवट भरा पड़ा है, वह कब काम आएगा और किस काम आएगा। पहले यह तो तय करना ही होगा कि आपका उद्देश्य क्या है, संकुचित या विराट। राजा संकुचित जीवन जी सकता था, लेकिन उसने विराट जीना चाहा और विराट जीने के लिए वो जंगल आया। राजपाट तो कर ही रहा था, सब प्रसन्न ही थे, सब खुशी थे, कहाँ कोई दिक्कत थी, कहाँ कोई परेशानी थी, कौन उसको कहने आता। लेकिन वो विराट जीना चाहता था, वो हर चीज को समझना चाहता था, इसलिए वो जंगल आया। तो यहाँ आपकी बात हो रही है, आप संकुचित जीना चाहते हैं या विराट जीना चाहते हैं, स्वयं तक जीना चाहते हैं या संसार के लिए जीना चाहते हैं। अगर स्वयं के लिए जीना चाहते हैं तो फिर कोई बात नहीं, और संसार के लिए जीना चाहते हैं तो विलंब हो रहा है, देर हो रही है, जरा जल्दी करें। अगर जल्दी नहीं करेंगे तो अपने में रह जाएंगे, और जो अपने में रह जाएगा उसकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। तो अधूरी यात्रा करने के लिए आप नहीं आए हैं, आप पूरी यात्रा करने के लिए आए हैं। थोड़ा अपने से बाहर निकलिए, आसपास की चीजों को देखिए, कहाँ आपकी जरूरत है, किस काम आप आ सकते हैं, अपने में ऐसा क्या आप खोज सकते हैं, अपने में से ऐसा क्या आप निकाल सकते हैं
जो इस समाज के लिए उपयोगी हो, जिससे इस समाज का भला हो, जिससे इस समाज को आगे ले जाए। आप ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित ही आपका जीवन लक्ष्य पूरा होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस दिशा में लगे रहेंगे, आप सफल हो रहे हैं, आप सफल होते रहेंगे, आप सफल हों। शिवोहम।